नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज मेरा टॉपिक है कक्षा 11 के व्यापारिक संगठन के अंतर्गत एकल व्यापार। एकल व्यापार जिसे इंग्लिश में सोल ट्रेड महत्वपूर्ण टॉपिक है बिजनेस के अंतर्गत। इसकी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं यहाँ लाया हूँ। तो एकल व्यापार क्या है उसके बारे में मैंने पहले भी कई बार कहा है कि व्यवसाय के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। उन स्वरूपों में अगला स्वरूप आता है, उन स्वरूपों में ही शामिल है एकाकी व्यापार। कंपनी भी है, साझेदारी फर्म भी है, ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। तो उसी में स्वरूपों में एक शामिल है एकाकी व्यापार। नाम से स्पष्ट है, एकल व्यापार या एकाकी व्यापार एक ही बात है। एकल शब्द मतलब कुछ अकेलेपन से यानी एक व्यक्ति के से लगाया जाता है। एकल का मतलब किसी एक ही चीज़ से या एक ही व्यक्ति से है या एक ही वस्तु से है। तो एकल व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें एक ही व्यक्ति जो व्यापार का स्वयं मालिक होता है, व्यवसाय का संचालन वो स्वयं करता है, व्यवसाय का प्रबंध वो स्वयं करता है, स्वयं निर्णय लेता है, स्वयं पूंजी लगाता है, जो भी व्यवसाय का लाभ होता है वो उसी का होता है, जो भी हानि होती है वो भी उसी के उत्तरदायित्व में आती है। यानी अकेला ही व्यक्ति जब संपूर्ण व्यवसाय को संभालता है, देखता है, उसकी स्थापना करता है, उसकी समापन करता है, तो ये व्यवसाय एकल व्यापार कहलाता है। ठीक है, सोल ट्रेड। अकेला व्यक्ति यानी जिसका कोई साझेदार नहीं है, कोई और दूसरा पार्टनर, कोई कुछ नहीं, किसी की कोई पूंजी नहीं लगी, स्वयं उसी की पूंजी लगी है, तो वो एकल व्यापार की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये एकल व्यापार की अर्थ था। इसके अंदर यहाँ मैंने लिखा भी है कि कोई भी व्यवसाय जिसका स्वामित्व एवं प्रबंध एक ही व्यक्ति में निहित होता है, यानी उसका जो स्वामित्व है और जो उसको देखभाल कर रहा है वो एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यहाँ मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा इसका अर्थ समझाया है। अब आगे चलते हैं इसकी विशेषताएं या इसके लक्षण। विशेषताएं या लक्षण देखिए, एकल स्वामित्व व प्रबंध, ये इसका इसी से अर्थ निकलता है। ये जो विशेषता है इसके अर्थ से ही निकलती है कि एकल स्वामित्व यानी वो अपने व्यवसाय का, जो भी व्यवसाय में पूंजी है, जो भी व्यवसाय में संपत्ति है, सब उसका वो स्वयं ही मालिक है, कोई दूसरा व्यक्ति उसका हकदार नहीं है। उसे प्रबंध भी स्वयं करना है, प्रबंध और संचालन, यानी व्यवसाय को चलाएगा भी वो खुद और उसका प्रबंध जो भी व्यवस्था होगी वो उसे स्वयं ही करनी पड़ेगी एकल व्यवसाय के अंतर्गत। दूसरा है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व, दायित्व का मतलब किसी कर्जे से या बोझ से होता है। जो हमारे ऊपर जब कर्जे बढ़ते हैं या हमने किसी का पैसा ले रखा है तो वो हमारे लिए एक दायित्व है जिसका भुगतान भविष्य में करना पड़ता है, यानी ऐसे ऋण जिनका भुगतान भविष्य में हमें करना पड़ता है। असीमित शब्द का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो असीमित दायित्व को आप समझिए, ये एकल व्यापार का एक महत्वपूर्ण दोष भी है। असीमित दायित्व, असीमित दायित्व क्या होता है? मान लीजिए वो व्यवसाय अकेला व्यक्ति कर रहा है और व्यवसाय उसका निरंतर हानि में जा रहा है, उसका कर्ज, उस पर लोगों का बहुत सारा अधिक कर्जा हो चुका है, उसे व्यवसाय बंद करने की स्थिति आ गई है। तो यदि वो अपने व्यवसाय को जब बंद करेगा तो व्यवसाय की संपत्तियों को बेचेगा, जो भी व्यवसाय में होगा सबको उससे बेचकर दूसरे लोगों का निपटाएगा। यदि वो व्यवसाय का सब कुछ बेचने के बाद, व्यवसाय की संपूर्ण संपत्ति बेचने के बाद भी यदि वो लोगों के कर्जे नहीं निपटा पाता है, तो जो उसकी घरेलू संपत्तियां हैं, जो उसकी निजी संपत्तियां हैं, जो उसने व्यापार में यूज़ नहीं कर रही, वो भी बिक सकती हैं, वो भी बिक सकती हैं। यानी उसका दायित्व केवल व्यापार की संपत्तियों तक ही सीमित नहीं है, उसकी घर की संपत्तियां भी बेची जा सकती हैं उन दायित्वों का भुगतान करने के लिए। तो ये असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व का मतलब है कि घर की संपत्तियां भी कर्जों को निपटाने के लिए बेची जा सकती हैं। कंपनी में सीमित दायित्व होता है। कंपनी के अंदर सीमित दायित्व वाली कंपनियां जो होती हैं उसमें केवल व्यापार की ही संपत्ति है, जब व्यापार में जो पैसा लगाया वही दायित्व, घर की संपत्तियों पे कोई आंच नहीं आती। असीमित दायित्व में घर की संपत्तियां भी बिक सकती हैं, सीमित दायित्व में घर की नहीं, जो व्यापार में लगी होती हैं केवल वही बेची जाती हैं। आगे है ऐच्छिक प्रारंभ व समापन। एकल व्यापार के अंतर्गत
एक ही व्यक्ति मालिक होता है, वो अपने हिसाब से व्यापार को चलाता है, तो वो जिस व्यवसाय में वो देखता है कि भाई ये वाला व्यवसाय कर लेते हैं, अपने निर्णय के आधार पर कोई व्यवसाय चालू करता है, देखता है कुछ समय बाद व्यवसाय नहीं चल रहा, तो वो कहता है भाई ये वाला व्यवसाय नहीं कर रहे, दूसरा करते हैं। तो वो क्या सरलता से उसने प्रारंभ किया, और जब नहीं चला या उसका मन नहीं लगा तो उसने सरलता से उसको बंद भी कर दिया, किसी की जवाबदेही उसमें नहीं होती। तो एकल व्यापार के अंतर्गत व्यापारी तरह तरह के व्यवसाय यदि वो सफल नहीं होता है तो करके देखता है, और जिस व्यवसाय में सफल हो जाता है फिर वो उसको, यानी इसको सरलता से स्थापित किया जा सकता है और सरलता से इसको समाप्त किया जा सकता है बिना किसी वैधानिक या कानूनी कार्यवाही के। सीमित कार्य क्षेत्र या सीमित व्यापार क्षेत्र, एकल व्यापार का दायरा बहुत छोटा होता है। एकल व्यापारी का, वो जहाँ दुकान लगाकर बैठा है वो वहीं उसी एक छोटे से दायरे में ही अपने सामान की बिक्री कर पाता है, क्योंकि उसका व्यवसाय इतना बड़ा ही नहीं है कि वो एजेंटों की नियुक्ति कर ले या अपने माल को किसी दूसरे साधनों से दूसरी जगह स्थानों पर पहुंचाए। तो वो एक सीमित दायरे में बंधा रहता है और वहीं वो उसका व्यवसाय चलता रहता है। ये एक उसका दोष भी है, मैंने यहाँ शायद यहाँ लिखा भी है सीमित कार्य क्षेत्र, ये इसका दोष भी है। ठीक है, तो आगे आता है जोखिम व लाभ का वहन। जोखिम व लाभ का वहन, जोखिम का मतलब हानियों से होता है कि व्यवसाय में कितनी हानियों की संभावना है। तो एकल व्यापार के अंतर्गत जो भी लाभ कमाया जाएगा वो सब एक ही व्यक्ति का होगा, क्योंकि वो अकेला मालिक है। अब जब लाभ अकेले व्यक्ति को मिल रहा है तो व्यवसाय में, उस व्यवसाय में होने वाली हानि भी उसे ही वहन करनी पड़ेगी। यानी लाभ और जोखिम जो भी मिले वो केवल एक ही व्यक्ति का होता है, उसमें कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं होता है। ठीक है, आगे है पूंजी पर एकाधिकार। पूंजी पर एकाधिकार, व्यवसाय में जो उसने पूंजी लगाई है, जो उसने अपनी पूंजी लगाकर व्यापार में संपत्तियां खरीदी हैं, उस पूंजी पर भी उसी अकेले का ही एकाधिकार है, यानी कोई उसका कोई दूसरा मालिक नहीं है। वो जब चाहे उन संपत्तियों को बेच सकता है या बदल सकता है बिना किसी की रोक टोक के, क्योंकि वो अकेला मालिक होता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं, यहाँ पे एक वर्ड है पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं। कंपनी का अस्तित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं का मतलब क्या होता है, व्यवसाय और जो उसका स्वामी है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही माना जाता है। कैसे, अगर मान लीजिए व्यवसाय में व्यापारी की तबीयत खराब होती है तो व्यवसाय कैसा हो जाएगा, उसकी दुकान क्या होगी, उस समय बंद रहेगी। यानी टोटली व्यापार उस पर निर्भर करता है, व्यापारी पर। यानी व्यापारी का अस्तित्व और व्यापार का अस्तित्व एक ही है। बड़े बड़े व्यवसाय जो होते हैं, जैसे कंपनी है, उसमें पृथक अस्तित्व होता है, उसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। चाहे सदस्य आते रहे चाहे जाते रहे, कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें यदि व्यापारी की मृत्यु हो जाती है या कहीं वो चला जाता है तो क्या होता है, व्यवसाय पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यानी व्यापारी और उसका अस्तित्व दोनों का एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। तो ये कुछ विशेषताएं थी। अब विशेषताओं के बाद आते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं, लाभ या इसका गुण। ठीक है, यानी जो एकल व्यापार है उसमें टोटली बुराइयां नहीं है, उसमें बहुत फायदे भी हैं, लोग करते भी हैं इसको। तो एकल व्यापार के अंतर्गत सबसे पहले सरलता एवं मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब कम खर्चे होने से है। कहते हैं मितव्ययी बनो, मितव्ययी का मतलब है कम खर्चीला, व्यय का मतलब होता है खर्चे, मित मतलब कम खर्चीली। तो इसकी स्थापना बहुत सरलता से और कम खर्चों में, टोटल कम खर्चों में इसकी स्थापना की जा सकती है। ज़्यादा पूंजी की इसके में आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दूसरा इसका गुण है गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब है किसी बात को छुपाए रखना। तो एकल व्यापार के अंतर्गत गोपनीयता का गुण पाया जाता है। जो भी बातें हैं व्यवसाय की वो अकेले मालिक को ही पता रहती हैं, जो उसका स्वामी है वो सब जगह नहीं पता रहती, क्योंकि अकेला व्यक्ति बैठा है, किसी से क्या लेना है, किसी का कितना उधार है, वो सब उसी को पता है, किसी दूसरे व्यक्ति को। ना तो उसे हिसाब दिखाने की जरूरत पड़ती है और ना ही हिसाब वो किसी को क्यों दिखाएगा, क्योंकि वो अकेला मालिक है। यानी इसमें गोपनीयता बनी रहती है। गोपनीयता का मतलब है छुपाए रखना किसी चीज़ को। नेक्स्ट, ठीक है, पूर्ण नियंत्रण। तो पूर्ण नियंत्रण की मैं बात कर रहा था। पूर्ण नियंत्रण, अकेला व्यक्ति, अकेला मालिक, जिसे एकल व्यापार जो चला रहा है, तो उस व्यवसाय पे नियंत्रण भी उसी अकेले व्यक्ति का होता है। वो जिस मर्जी से चाहे उस मर्जी से व्यवसाय को चला सकता है। नियंत्रण का मतलब कंट्रोल करना, कैसे भी वो उस व्यवसाय को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, आगे है व्यवसाय चयन में
स्वतंत्रता। व्यवसाय चयन में स्वतंत्रता, अभी अभी मैंने बताया था कि व्यक्ति कितने ही व्यवसाय चुन सकता है। वो उसने एक व्यवसाय करा, पता चला वो नहीं हुआ तो क्या करा, उसने बंद कर दी वो दुकान, उसने फिर दूसरा व्यवसाय चालू करा लेकिन वो नहीं चला तो फिर, तो व्यवसाय चुनने में किसी की कोई दखल अंदाजी इसमें नहीं है, अपनी मर्जी से जिसमें वो निपुण हो या जो व्यवसाय उसका सफल हो रहा हो वो सरलता से उसको चुन सकता है। यानी व्यवसाय चुनने में कोई स्वतंत्रता होती है, साझेदार नहीं होते तो अपने अकेले निर्णय लेता है और वो अपने हिसाब से व्यवसाय को चुनता है। लाभ पर एकाधिकार, ये मैंने पहले भी बताया, लाभ कमाएगा तो वो एकल व्यापारी का ही होगा क्योंकि वो अकेला उसका स्वामी होता है। आगे है ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क। ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क, ग्राहक आते हैं तो क्योंकि अकेला व्यापारी है उसी से मिलते हैं, उसी से उनके संबंध बनते हैं। वो ग्राहकों के बारे में जानता है कि ये ग्राहक कैसा है और ये ग्राहक कैसा है, उसी के आधार पर वो भविष्य के लेन देनों को निर्धारित करता है। यानी वो व्यापारी ग्राहकों के बहुत नज़दीक होता है, वो उसके घर बार की बातें भी और उसे पूर्ण रूप से परिचित भी होता है। ठीक है, आगे है परिवर्तन व समापन सरल। अभी अभी मैंने बताया, वो ये बाद में टॉपिक समझा चुका हूँ। व्यवसाय में पसंद नहीं आता तो चेंज भी कर सकता है और सरलता से समाप्त भी कर सकता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा अधिक कानूनी कार्यवाही होती ही नहीं है। नाम मात्र की अगर कोई व्यवसाय ऐसा है जिसमें ज़रूरी है तो, नहीं तो कानूनी कार्यवाही होती ही नहीं है। दुकान खोलो और बैठ जाओ, वो भी एकल व्यापार के अंतर्गत ही आता है। पसंद नहीं है तो दूसरी दुकान खोल लो, ठीक है, तो परिवर्तन कर लो और आसानी से उसका समापन भी कर सकते हैं। शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन, उसे किसी से ना तो परामर्श लेने की आवश्यकता है ना कुछ, वो व्यापार की परिस्थितियों के आधार पर स्वयं ही निर्णय लेता है और उसी को व्यापार में संचालित करता है। कार्य में लग्न, कार्य में लगन का मतलब है कि उसका व्यापार है, उसे पता है यदि वो कार्य लग्न से नहीं करेगा तो उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है, इसलिए वो पूर्ण परिश्रम और बहुत मेहनत से और बहुत लगन से उस कार्य को करता है क्योंकि जितनी वो मेहनत करेगा उस मेहनत के बदले उसे पुरस्कार के रूप में अधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि वो अपने कार्य में ही शिथिलता रखेगा तो नुकसान भी उसी को उठाना पड़ेगा, इसलिए व्यक्ति अपने कार्य को, उस व्यापार को बहुत ही लगन से करता है। व्यक्तिगत गुणों का विकास, व्यक्तिगत गुणों का विकास, अब व्यक्तिगत गुणों का विकास का मतलब है जब वो दुकान पर बैठेगा या अपना व्यवसाय करेगा तो कई लोगों से, तरह तरह के व्यक्तियों से वो बात करना सीखेगा, वस्तुओं को बेचना सीखेगा, उसमें विक्रय कला की, विक्रय दक्षता का एक गुण आएगा, कम्युनिकेशन का गुण आएगा। तो उसके अंदर जब वो व्यापार आरंभ करेगा तो उसके अंदर जो व्यक्तिगत गुण हैं जो मानव में होने चाहिए, एक व्यापारी में होने चाहिए, वो धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं जो उसको भविष्य में व्यापार में और सफल बनाते हैं। ठीक है, पैतृक ख्याति का लाभ। पैतृक ख्याति, पैतृक का मतलब जो हमारे पूर्वज हैं यानी जिसका व्यवसाय आगे चला आ रहा है। ख्याति क्या होती है? ख्याति होती है जो व्यवसाय का नाम उत्पन्न हो जाता है, जब एक ब्रांड बन जाती है कोई चीज़ तो वो ख्याति बन जाती है, यानी कि जब वो व्यक्ति नाम से बिकने लगती है तो वो ख्याति बनती है। ख्याति का एक अर्थ मैं आपको बताऊंगा कि व्यापारी की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति, ये लाभ की लाइन है, मान लो इतना लाभ वो कमाता है, उन्हें ये माना है कि ये सामान्य लाभ है, कितना भी हो सकता है, ये वो सामान्य लाभ उसने कमाना चालू करा, व्यवसाय धीरे धीरे पुराना हुआ, लोगों से जानकारी हुई, व्यवसाय में वस्तुएं अच्छी थी तो लोगों ने उसका प्रचार स्वयं करा कि भाई उससे जाओ, तो धीरे धीरे उसकी जो सामान्य लाभ कमाने की क्षमता थी वो क्या होती है, वो बढ़ने लगती है। तो ये अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता जब उसका नाम बिकने लगता है तो ये क्या बन जाती है, ये ख्याति बन जाती है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें नाम से बिकती हैं, भले ही उसमें क्वालिटी ज़्यादा ना हो, तो आप जब नाम बिकने लगता है, जब नाम बिकने लगता है तो समझिए वो ही ख्याति है। ठीक है, तो पैतृक ख्याति का लाभ यदि उसके पूर्वज, उसके दादा या पिताजी कुछ की कोई पुश्तैनी कार्य उनका चला आ रहा है तो उनका मार्केट में बड़ा नाम हो जाता है। तो एक नाम हो जाता है कि भैया उनकी दुकान से ही या उनके दुकान से ही सौदा लाना है, तो ये पैतृक ख्याति है। अब वो नहीं रहे, उनके दादा या आप जो भी हैं नहीं व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका अगली पीढ़ी व्यवसाय करे तो तब भी
जो लोग हैं वो पुराने नाम से ही उसको जानते हैं व्यापारी को, तो वो कहते हैं उसकी दुकान से ही। तो ये क्या है, पैतृक ख्याति है जिसका लाभ भी व्यापारी को मिलता है। हमने विशेषताएं भी देखी, बहुत गुण भी देखे, अपना काम सबसे अच्छा, लेकिन उसमें कुछ दोष भी होते हैं जिनको यदि हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, उस व्यापार को हैंडल या निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो हमें लाभ तो बहुत हैं लेकिन हानियां भी हैं। इसलिए एकल व्यापार में कुछ दोष भी हैं, तो उसके भी हम देखेंगे आज ही। तो क्या है सबसे पहले दोष, सीमित पूंजी। सीमित पूंजी, सीमित पूंजी का मतलब यह है यदि कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है तो उस व्यापार का जो विस्तार है वो उसकी पूंजी पर निर्भर करता है। यदि उस पर अधिक पूंजी है तो वो बड़ा व्यवसाय चालू करेगा, यदि उस पर सीमित पूंजी है, सीमित संसाधन है, सीमित साधन है, तो उसका व्यापार ना तो इतना बड़ा होगा, कम साधन में ही कम पूंजी में अपना व्यापार आरंभ करेगा, जो धीरे धीरे उसे ये समस्या उत्पन्न होगी कि व्यवसाय को बढ़ाया जाए लेकिन कम पूंजी लगाएगा तो उसकी आगे भविष्य में बिक्री पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो अकेले व्यक्ति पर इतनी पूंजी नहीं हो पाती है, तो एक सीमित पूंजी होने के कारण एकल व्यवसाय में व्यापारी को हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, असीमित दायित्व में अभी आपको समझा चुका हूँ यहाँ। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। विशेषताएं का मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो दोष भी है क्योंकि ये विशेषताओं के अंतर्गत भी है, लक्षण भी बोल सकते हैं उसको। असीमित दायित्व का मतलब होता है जब कर्जे ज़्यादा होते हैं तो व्यापारी की व्यापार की संपत्ति के अलावा घर की संपत्तियों को भी बेचा जा सकता है। आगे है अस्थायी अस्तित्व, ये मैंने यहाँ बताया था, पृथक वैधानिक अस्तित्व। अस्थायी अस्तित्व का मतलब यही होता है कि व्यापारी अगर दुकान बंद करता है तो व्यापार बंद, कहीं चला जाता है तो दुकान बंद, कोई बीमार पड़ जाता है तो दुकान बंद, दोपहर में दुकान खोलता है तो दोपहर तक का काम बंद। पूरी तरह से व्यापार में जो भी इनकम है, जो भी लाभ हानि है, वो व्यापारी पर ही निर्भर करती है। यानी व्यापार और व्यापारी अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। इसलिए कहा जाता है अस्थायी इसका अस्तित्व है और कभी भी इसको बंद किया जा सकता है। स्थायी अस्तित्व इसका नहीं होता, उसको कभी भी बंद किया जा सकता है। अनुपस्थिति में हानि, मान लीजिए कहीं वो 4 दिन के लिए चला गया, तो 4 दिन के लिए क्या है, क्योंकि अकेला तो है वो, 4 दिन के लिए उसकी दुकान बंद। एक दिन ग्राहक आया, बोले अरे तो दुकान बंद है, दूसरे दिन आया फिर बंद है, तीसरे दिन आया फिर बंद है, तो वो सोच रहा है इसकी तो दुकान मुझे लगता है अभी और दिन बंद रहेगी, तो चौथे दिन वो खोलेगा भी तो, लेकिन वो ग्राहक नहीं आएगा, वो अपना सौदा कहीं और से ले चुका होगा। तो अनुपस्थिति में हानि, यानी वो जब कई दिन दुकान बंद रखता है या एक भी दिन दुकान बंद रखता है तो उसे हानि तो उठानी पड़ेगी ही, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं जो उसकी व्यापार को या दुकान को खोल सके। सीमित प्रबंध कुशलता, मान लीजिए व्यापारी ज़्यादा कुशल नहीं है, तो जितनी उसमें कुशलता है वो उसी के हिसाब से अपने प्रबंध करता है, व्यवसाय का उसी के हिसाब से चलाता है। ना तो कोई परामर्श देने वाला होता है, वो जैसा उसको मन में आता है फिर वो वैसा करता है, और इससे उसको हानि भी उठानी पड़ सकती है, क्या पता उसने कोई गलत कदम उठाया हो। आगे सीमित कार्य क्षेत्र, ये भी मैंने बताया, एक ही दायरे में वो बंधा रहता है, उसी क्षेत्र के व्यापारी लोगों को वो जानता है, ग्राहकों को, बस उसी में उसका व्यापार चलता रहता है, जिसका व्यवसाय उसका ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाता है। और है त्रुटिपूर्ण निर्णय की संभावना, ये नेक्स्ट लास्ट है, त्रुटिपूर्ण निर्णय की संभावना, क्योंकि डिसीजन वो खुद ले रहा है, हो सकता है कोई गलत डिसीजन ले ले जिस कारण उसे व्यवसाय में हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा, एकल व्यापार, जिसमें मैंने इसके तीनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिए। प्रश्न इसके भी साथ आ सकता है और ये भी, इसमें आपको एक प्रश्न इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे यह वीडियो आपकी समझ में ज़रूर आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए